आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में कर रहे थे। जितनी भी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स थी उन सभी के बारे में हम कर चुके हैं। उसी में आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को आज कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम करेंगे ई पासबुक फॉर POSB स्कीम्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक योजनाओं के लिए ई पासबुक फैसिलिटी क्या चीज़ होती है। पासबुक के बारे में तो हमने सुना है जिसके ऊपर आप एंट्रीज करवाते हैं, लेकिन ई पासबुक क्या चीज़ होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट थ्रू द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक provides a various type of accounts as an avenue to the citizens to save and invest their money। डाक विभाग डाकघर बचत बैंक के माध्यम से नागरिकों को अपना पैसा बचाने या निवेश करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाते उपलब्ध करवाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या करता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रकार के खातों की सुविधा देता है जिसमें वो अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। The account holders of these schemes are provided a physical passbook into which entries of the transactions are made। अब जैसे आप कोई भी स्कीम में हिस्सा लेते हैं, किसी भी योजना में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, आपको उस योजना की एक पासबुक दी जाती है। जैसे अगर आप कोई भी RD का अकाउंट खोलते हैं, टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं या अन्य किसी भी तरह का अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपको उस अकाउंट के संबंध में एक पासबुक दी जाती है। To further enhance the convenience of the account holders, the Department of Post has launched e-passbook feature for the account holders of POSB schemes। इसके अलावा खाता धारकों की सुविधा को और बढ़ाने के लिए डाक विभाग ने POSB योजनाओं के खाता धारकों के लिए ई पासबुक सुविधा शुरू की है। ठीक है, तो डाक विभाग क्या करता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के माध्यम से बहुत प्रकार के खातों की सुविधा आपको देता है जिसमें आप अपने पैसों को सेव कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। अब अगर किसी भी योजना में आप जुड़ते हैं, किसी भी स्कीम में आप निवेश करते हैं, आपको उस स्कीम के खाते की एक फिजिकल पासबुक दी जाती है। उसके अलावा डाक विभाग ने अकाउंट होल्डर्स की सुविधा को और बढ़ाने के लिए ई पासबुक सुविधा को भी लॉन्च किया है जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक स्कीम से जुड़ी रहेगी। अब ये जो ई पासबुक फीचर है, ठीक है, ई पासबुक फैसिलिटी है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फीचर हैं। ई पासबुक इज अ फीचर प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज थ्रू एन ऑनलाइन वेब पेज। ई पासबुक एक ऐसी सुविधा है जो ऑनलाइन वेब पेज के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है, जिसमें आप अपने खाते की कुछ ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट विल बी अवेलेबल फॉर SB, PPF एंड SSA स्कीम्स करंटली। वर्तमान में मिनी स्टेटमेंट आप SB अकाउंट की देख सकते हैं, PPF अकाउंट या SSA अकाउंट की देख सकते हैं। फुल स्टेटमेंट भी देख सकते हैं किसकी, फुल स्टेटमेंट विल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर POSB सेविंग्स स्कीम्स इन अ फेज्ड मैनर। POSB योजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत इसमें किए जाते हैं। अब इसमें ई पासबुक जारी करने का क्या फ़ायदा है, आपको क्या होता है, जब भी किसी योजना में आप निवेश करते हैं एक फिजिकल पासबुक दी जाती है। अब अगर आपके पास फिजिकल पासबुक है तो आपको उसमें एंट्रीज करवानी होंगी, पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है पोस्ट ऑफिस में जाने का, आपके पास एक फैसिलिटी है ई पासबुक। ई पासबुक एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कुछ खातों की मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, फुल स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो ई पासबुक एक ऐसा फीचर है जो एक ऑनलाइन वेब पेज के माध्यम से ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। इसका वर्क फ्लो आपने देख लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। हाउ कैन आई क्लेम पेमेंट ऑफ डिसीज्ड अकाउंट और सर्टिफिकेट होल्डर।
मृत खाते या प्रमाण पत्र धारक के भुगतान के संबंध में दावा कैसे किया जा सकता है? जो भी नॉमिनेशन होगा, सबमिट नॉमिनेशन क्लेम फॉर्म विद डेथ सर्टिफिकेट विद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी दस्तावेजों के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ नामांकन दावा फॉर्म जमा करना होगा। लीगल एविडेंस, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जब भी आप किसी अकाउंट के संबंध में क्लेम कर रहे हैं, डेथ क्लेम कर रहे हैं या डिसीज्ड अकाउंट है उसके बारे में क्लेम कर रहे हैं, तो क्लेम को सेटल करने के लिए लीगल एविडेंस के रूप में किन किन चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है? इसमें प्रोवेट ऑफ बिल हो सकता है। प्रोवेट ऑफ बिल का क्या अर्थ हो जाएगा? वसीयत का प्रमाण पत्र हो सकता है। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, प्रशासन पत्र, या सक्सेशन सर्टिफिकेट उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हो सकता है। लीगल एविडेंस के रूप में इन चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। सबमिट क्लेम फॉर्म, क्लेम फॉर्म आपको देना है, साथ में लीगल एविडेंस आपको देना है। उसके अलावा आपको डेथ सर्टिफिकेट देना है और साथ में केवाईसी डॉक्यूमेंट भी जमा करने हैं। क्या जो भी आपका नॉमिनी होगा उसको कौन कौन सी चीज़ें? लीगल एविडेंस, लीगल एविडेंस में वो प्रोवेट ऑफ बिल दे सकता है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है या सक्सेशन सर्टिफिकेट दे सकता है। फिर उसे क्लेम फॉर्म, ये लीगल एविडेंस इनमें से कोई एक, और साथ में डेथ सर्टिफिकेट और केवाईसी डॉक्यूमेंट उसे सबमिट करने होंगे। अगर विदाउट नॉमिनेशन कोई अकाउंट है 5 लाख रुपए तक, उसके लिए क्लेम फॉर्म देना होगा, डेथ सर्टिफिकेट देना होगा, एनेक्सर 1 जिसमें लेटर ऑफ इंडेमनिटी लगेगा, एनेक्सर 2 उसमें एफिडेविट बनेगा, एनेक्सर 3 जिसमें लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ एफिडेविट होगा, साथ में केवाईसी डॉक्यूमेंट किस किस के? क्लेमेंट के जो दावा करता है, डिपोनेंट्स के, विटनेस और श्योरिटीज के, इन सभी के केवाईसी डॉक्यूमेंट भी साथ में लगेंगे जहां पर खाते में कोई भी नॉमिनेशन नहीं होगा। If there is no nomination and deposit value at the date of death is above 5 लाख रुपीस, अगर खाते में नॉमिनेशन नहीं है और मृत्यु के समय खाते में राशि 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, क्लेम कैन बी सेटल्ड ओनली थ्रू सक्सेशन सर्टिफिकेट। वहाँ पर जो लीगल एविडेंस दिया जाएगा उसमें केवल सक्सेशन सर्टिफिकेट का यूज़ किया जाएगा। तो दावे का निपटान केवल उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से ही किया जाएगा। क्लेम इन केस ऑफ विदाउट नॉमिनेशन अप टू 5 लाख, अगर नॉमिनेशन के बिना, कि अगर कोई अकाउंट है उसमें नॉमिनेशन नहीं है, उसके बारे में जब क्लेम किया जा रहा है और उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए तक है, कैन बी सेटल्ड आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ डेथ ऑफ डिपोजिटर, जमाकर्ता की मृत्यु के 6 महीने के बाद इसका निपटान किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू ट्रांसफर अकाउंट्स एंड सर्टिफिकेट। पोस्ट ऑफिस में आपने एक अकाउंट ओपन किया, आप उसको दूसरे किसी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करना चाहते हैं। फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स और सर्टिफिकेट द डिपोजिटर शुड अप्लाई इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म SB10V और NC32 विद पासबुक एंड KYC डॉक्यूमेंट्स। अकाउंट या सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करने के लिए जमाकर्ता को निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन देना होगा। निर्धारित प्रपत्र SB10B या NC32 रहेगा। इसके साथ जिस भी अकाउंट को ट्रांसफर करना है उसकी पासबुक और साथ में KYC डॉक्यूमेंट भी देने होंगे। द ट्रांसफर एप्लीकेशन कैन बी गिवन आइदर इन अ ट्रांसफरिंग ऑफिस और ट्रांसफरी ऑफिस। अब किसी भी अकाउंट को ट्रांसफ़र करने का जो आवेदन है, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन कहाँ पे दी जाएगी? ट्रांसफरिंग ऑफिस या ट्रांसफरी ऑफिस, दोनों में से किसी भी जगह दी जा सकती है। ट्रांसफरिंग ऑफिस क्या हो जाएगा? जहाँ से आप अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस डाक घर में भी आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दे सकते हैं, या जिस डाक घर के लिए आप अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस डाक घर में भी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दी जा सकती है। However, the transfer process will be done by respective head post office। हालांकि जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है संबंधित प्रधान डाकघर द्वारा की जाएगी। आप एप्लीकेशन या आवेदन दोनों कार्यालयों में से कहीं भी दे सकते हैं। जहाँ से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पर भी दे सकते हैं, जहाँ के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पर भी दे सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होगा वो संबंधित हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा, प्रधान डाकघर के द्वारा किया जाएगा।
हाउ टू ओपन एन अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स। डाकघर में खाता कैसे खोलें और इसकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं। पोस्ट ऑफिस में अगर आपने खाता खोलना है, चाहे वो सेविंग का है, रिकरिंग डिपॉजिट का है, टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसके लिए आपको क्या करना होगा, AOF देना होगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सबमिट करना होगा, विधिवत तरीके से भरा होना चाहिए, साथ में KYC डॉक्यूमेंट देने होंगे, और साथ में डिपॉजिट स्लिप क्या होती है, SB 103। पोस्ट ऑफिस में अगर आपने डिपॉजिट करते होंगे तो आपने देखा होगा जो जमा पर्ची भरी जाती है, कौन सा फॉर्म होता है उसका, SB 103 होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने जिस भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करना है वहाँ पर सबमिट करनी होंगी। बट इज अ साइलेंट अकाउंट एंड हाउ टू रिवाइव इट। साइलेंट अकाउंट क्या होता है और इसे कैसे रिवाइव किया जा सकता है। एन अकाउंट इन विच अ डिपॉजिट और विड्रॉवल हैज नॉट टेकन प्लेस फॉर 3 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स शैल बी ट्रीटेड एज अ साइलेंट अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट जिसमें 3 वित्तीय वर्षों तक ना तो कोई जमा किया गया हो, ना कोई उसमें से निकासी की गई हो, इस तरह के अकाउंट को साइलेंट अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। एक ऐसा अकाउंट जिसमें 3 वित्तीय वर्षों तक ना कोई जमा हो, ना कोई विड्रॉल हो, उसको साइलेंट अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। फॉर रिवाइवल, जब एक अकाउंट साइलेंट हो जाता है तो उसको रिवाइव करना होता है। रिवाइव कैसे किया जाएगा, वन एप्लीकेशन फ्रॉम द कस्टमर विद KYC डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड। ग्राहक से एक आवेदन और उसके KYC डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। रिस्पेक्टिव हेड ऑफिस विल रिवाइव द अकाउंट, और खाता रिवाइव कौन करता है, संबंधित प्रधान डाकघर के द्वारा किया जाता है। बट इज लेट फीस पेमेंट फॉर रिकरिंग डिपॉजिट। आवर्ती जमा खाते में भुगतान करने के लिए विलंब शुल्क क्या है। द मंथली डिपॉजिट्स फॉर अकाउंट ओपन बिटवीन द 1st to 15th वुड बी क्रेडिटेड अप टू 15th ऑफ द मंथ। हमने RD अकाउंट के बारे में जब किया था वहाँ पे किया था कि कोई भी अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट महीने की 1 तारीख से महीने की 15 तारीख के बीच में ओपन करते हैं तो उसमें मासिक जमा महीने की 15 तारीख से पहले आपको करना होगा। या फिर अगर आपने खाता महीने की 16 तारीख और महीने के अंत के बीच में ओपन किया है तो उस खाते में महीने के लास्ट वर्किंग डे से पहले आपको जमा करना होगा। ये हम RD के बारे में जब किया था वहाँ पे कर चुके हैं। इफ़ द मंथली इंस्टॉलमेंट इज नॉट क्रेडिटेड फॉर एनी पर्टिकुलर मंथ, लेकिन अगर आप किसी एक मंथ के लिए ये मंथली इंस्टॉलमेंट टाइम से नहीं देते हैं, या जो भी इसका भुगतान करने का एक पीरियड है, अवधि है, उसके भीतर इसका भुगतान नहीं करते हैं, देन इट बिकम्स अ डिफ़ॉल्ट, तो एक डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अब जब भी किसी अकाउंट में, जैसे आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, आपने खाता खोला मान लीजिए 10 तारीख को, तो इस खाते में महीने की 15 तारीख से पहले आपने जमा करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो अकाउंट क्या हो जाता है, डिफ़ॉल्टेड अकाउंट हो जाता है। द डिफ़ॉल्टेड मंथ्स कैन बी क्रेडिटेड सब्सिक्वेंटली। इस तरह से जो भी आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, अगर आपने 1 महीने नहीं किया 1 डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, दूसरे महीने नहीं किया 2 डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। जितने भी डिफ़ॉल्टेड मंथ होंगे उनके लिए आपको क्या करना होगा, डिफ़ॉल्ट फीस देनी होगी। रिवाइवल फीस फॉर INR 100, 100 रुपये की राशि के लिए रिवाइवल फीस क्या है, 1 रुपये, यानी कि 100 रुपये के डिनोमिनेशन पर 1 रुपया रिवाइवल फीस या डिफ़ॉल्ट फीस के रूप में लिया जाएगा। जितने भी डिफ़ॉल्ट होंगे उनके अनुसार आपने देखते जाना है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपने 1000 रुपये की RD करवाई है, उसमें आप 2 महीने जमा नहीं करते हैं, जब तीसरे महीने जमा करेंगे 2 महीने जो डिफ़ॉल्टेड मंथ होंगे उनके लिए आपसे 10 रुपये प्लस 10 रुपये डिफ़ॉल्ट फीस के भी लिए जाएंगे। और मैक्सिमम इसमें 4 डिफ़ॉल्ट की अनुमति होती है। जब चौथा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा उसके 2 महीने के भीतर आप अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप सारे जो भी डिफ़ॉल्टेड मंथ का किस्त होगी वो जमा करके अकाउंट को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर 2 महीने के भीतर आप उसमें जमा नहीं करते हैं तो अकाउंट जो है बंद हो जाएगा। बट इस प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, जैसे किसान विकास पत्र है या फिर उसके बाद NSC है, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया क्या है।
द इन्वेस्टर शुड अप्लाई इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। अगर कोई सर्टिफिकेट गुम हो जाता है तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इन्वेस्टर या निवेशक के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड और डिफेस्ड सर्टिफिकेट। कोई भी सर्टिफिकेट है, जैसे एनएससी लिया था आपने या केवीपी लिया था, वो गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कट फट जाता है, या फिर उसको आपने विरूपित कर दिया है, विकृत कर दिया है। इस तरह के सर्टिफिकेट के बारे में अगर आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए तो निर्धारित प्रपत्र में आपको एक आवेदन करना होगा। निर्धारित प्रपत्र कौन सा रहेगा? NC-29 रहेगा। एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाई अ स्टेटमेंट। फिर ये जो निर्धारित प्रपत्र पर आपके द्वारा आवेदन दिया जाएगा उसके साथ एक स्टेटमेंट रहेगी, स्टेटमेंट शोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ सर्टिफिकेट। उस स्टेटमेंट में जो सर्टिफिकेट के संबंध में आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहते हैं उसके पर्टिकुलर रहेंगे, विवरण रहेंगे। एंड फर्निश एन इंडेमनिटी बॉन्ड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद वन और मोर श्योरिटीज और विद बैंक गारंटी। इसके साथ आवेदन प्रपत्र के साथ आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी देना होगा निर्धारित प्रपत्र पर, एक से ज़्यादा श्योरिटी से लेकर, या फिर आपको बैंक गारंटी देनी होगी। इन केस ऑफ म्यूटिलेटेड और डिफेस्ड सर्टिफिकेट्स नो इंडेमनिटी बॉन्ड इज रिक्वायर्ड। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो कट फट गया है या फिर डिफेस हो गया है तो उस मामले में इंडेमनिटी बॉन्ड की आवश्यकता नहीं होती। अगर वो गुम हो गया है, चोरी हो गया है या नष्ट हो गया है, उस मामले में इंडेमनिटी बॉन्ड की आवश्यकता होती है। द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट विल बी इशूड इन फॉर्म ऑफ पासबुक फ्रॉम रिस्पेक्टिव हेड ऑफिस। डुप्लीकेट प्रमाण पत्र संबंधित प्रधान डाकघर के द्वारा पासबुक के रूप में जारी किया जाता है। अब तो पोस्ट ऑफिस में सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं, उनकी जगह पे क्या बनती है? पासबुक बनती है, और पासबुक फिर रिस्पेक्टिव हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी की जाती है। हाउ आई कैन गेट डुप्लीकेट पासबुक। किसी की पासबुक अगर गुम हो जाती है तो डुप्लीकेट पासबुक कैसे प्राप्त की जा सकती है? एप्लीकेशन इन दी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और मैन्यूस्क्रिप्ट एप्लीकेशन में भी गिवन। डुप्लीकेट पासबुक बनवाने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आप आवेदन दे सकते हैं, या फिर हाथ से लिख कर भी सिंपल एप्लीकेशन दी जा सकती है। अ प्रेस्क्राइब्ड फीस फॉर इश्यू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक टू बी पेड। डुप्लीकेट पासबुक के लिए आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। न्यू डुप्लीकेटेड पासबुक विल बी इशूड बाय रिस्पेक्टिव हेड पोस्ट ऑफिस, और फिर डुप्लीकेट पासबुक संबंधित प्रधान डाकघर के द्वारा जारी कर दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, बट आर दी नॉर्म्स फॉर इशूइंग ए चेकबुक। चेकबुक जारी करने के मानदंड क्या हैं? चेकबुक्स आर इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। डाकघर बचत खाते के संबंध में चेकबुक जारी की जाती है। मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इन रिस्पेक्टिव पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट शुड बी 500। तो जिस भी खाते के संबंध में चेकबुक जारी की जाती है उसमें न्यूनतम शेष राशि 500 रुपये होनी चाहिए। बट आर सर्विस चार्जेस फॉर आउटस्टेशन चेक। बाहरी चेक के लिए सेवा शुल्क क्या है? चेक रियलाइजेशन चार्जेस फॉर आउटस्टेशन चेक की बात करें 30 रुपये तक, 30 रुपये लिए जाते हैं फॉर फर्स्ट 1000 और पार्ट। 1000 रुपये या इसके हिस्से का, यानी कि 1000 रुपये या उससे कम का कोई चेक है उसके लिए 30 रुपये लिए जाएंगे। INR 3 फॉर ईच एडिशनल 1000 और पार्ट। 1000 के बाद जो भी 1000 आएगा या उसका हिस्सा आएगा उसके लिए 3 रुपये लिए जाएंगे। इन केस ऑफ बाउंसिंग ऑफ चेक, अगर चेक बाउंस हो जाता है INR 50 इज चार्जेस एज सर्विस चार्ज। तो सर्विस चार्ज के रूप में 50 रुपये वसूल किए जाएंगे। कैन मंथली इनकम स्कीम इंटरेस्ट बी क्रेडिटेड टू रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्या मासिक आय योजना का ब्याज आवर्ती जमा खाते में जमा किया जा सकता है? आपने बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर देखे होंगे जो MIS का अकाउंट ओपन करने आते हैं और MIS का जो मंथली इंटरेस्ट बनता है उसकी जगह पे क्या करते हैं, वो एक रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट ओपन करते हैं।
तो क्या MIS का इंटरेस्ट डायरेक्टली RD के खाते में जा सकता है? नो, देयर इज नो प्रोविजन। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपका मंथली इनकम स्कीम अकाउंट का इंटरेस्ट डायरेक्टली आपके रिकरिंग डिपॉजिट में जमा हो जाए। MIS interest amount can be credited to SB account and standing instruction can be given for credit into RD from SB। MIS का जो इंटरेस्ट होगा मंथली जो मिलेगा वो आपके सेविंग के अकाउंट में जमा हो सकता है। फिर आप एक निर्देश दे सकते हैं, स्थायी निर्देश दिए जा सकते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट से वो इंटरेस्ट RD के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए। क्या होगा? MIS का जो इंटरेस्ट आएगा सेविंग के अकाउंट में आएगा, सेविंग के अकाउंट से वो डिडक्ट होकर RD के अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन डायरेक्टली MIS से वो RD के अकाउंट में नहीं जाएगा। अ प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड इन रिस्पेक्टिव पोस्ट ऑफिस, इसके लिए आपको संबंधित डाकघर में निर्धारित आवेदन प्रपत्र देना होगा। मिनिमम बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, हमने जितने भी अकाउंट्स के बारे में किया वो न्यूनतम कितने रुपए की राशि के साथ खोले जा सकते हैं। जैसे हम बात करें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की, डाकघर बचत खाता न्यूनतम 500 रुपये की राशि के साथ खोला जा सकता है। फिर हमने किया था रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, आवर्ती जमा खाता न्यूनतम 100 रुपये की राशि के साथ खोला जा सकता है। मंथली इनकम स्कीम अकाउंट की बात करें 1000 रुपये से ओपन कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट अकाउंट की बात करें, सावधि जमा खाते की बात करें, ये भी 1000 रुपये से खोला जा सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट की, लोक भविष्य निधि खाते की बात करें, ये भी 500 रुपये से खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाते की बात करें 250 रुपये के साथ खोला जा सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता 1000 रुपये से खोला जा सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र 1000 रुपये से और किसान विकास पत्र 1000 रुपये से। आगे चलते हैं प्री मैच्योर एनकैशमेंट कंडीशंस फॉर स्मॉल सेविंग्स स्कीम। किसी भी अकाउंट को आप समय से पहले बंद कब कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं कैन बी क्लोज एट एनी टाइम, इसको किसी भी समय बंद किया जा सकता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की बात करें, कैन बी क्लोज्ड आफ्टर 3 years, इसमें आप 3 साल के बाद इस खाते को बंद कर सकते हैं। 3 का साल कब से गिने जाएंगे? खाते के खुलने की तारीख से 3 वर्ष पूरे होने पर इसे आप बंद कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जब आप अकाउंट को बंद करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। टाइम डिपॉजिट अकाउंट की बात करें, कैन बी क्लोज्ड आफ्टर 6 months, लेकिन ये 1 TD की बात यहाँ पे की गई है। हमने 5 TD, 3 TD, उसके बाद 2 TD के बारे में बात की थी। 1 साल के बाद वो बंद किए जाएंगे। मंथली इनकम स्कीम अकाउंट की बात करें, कैन बी क्लोज्ड आफ्टर 1 year, इसको 1 वर्ष की अवधि के बाद बंद किया जा सकता है। PPF की बात करें जो कि 15 वर्ष का खाता होता है, आफ्टर 5 years ओनली इन केस ऑफ सर्व इलनेस, हायर एजुकेशन एंड NRI स्टेटस, ये भी सिर्फ 5 वर्ष के बाद बंद होगा लेकिन कंडीशंस के साथ। जैसे आपने हायर एजुकेशन के लिए पैसे लेने हैं या भारत छोड़ के कहीं विदेश जा रहे हैं, वहीं रहेंगे, या फिर आप बीमार हैं और इतने बीमार हैं कि जानलेवा कोई बीमारी है, उस मामले में 5 वर्ष के बाद इसे बंद किया जा सकता है। SSC अकाउंट की बात करें, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड आफ्टर एज 18। सुकन्या समृद्धि खाता, लड़की की आयु 18 वर्ष हो जाने के बाद शादी के समय इसको प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। और मैच्योरिटी की बात करें, खाता खुलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने के बाद ये मैच्योर होगा। SCSS की बात करें, कैन बी क्लोज्ड एट एनी टाइम, इसे किसी भी समय बंद किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन खाते के बारे में हमने किया था कि खाता खोलने के किसी भी समय आप इसको बंद कर सकते हैं। 1 साल से पहले बंद कर देते हैं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट मिला होगा प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। और NSC की बात करें, इसमें प्री मैच्योर एनकैशमेंट नहीं है। अगर डेथ हो जाती है या फॉरफीचर इसे कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, क्योंकि आप इन्हें प्लेज कर सकते हैं या सिक्योरिटी के रूप में भी दे सकते हैं। तो जब इनको फॉरफीचर या जब्त किया जाता है या फिर जो भी डिपॉजिटर है उसकी डेथ हो जाती है, उसी मामले में ये प्री मैच्योर होंगे, अदरवाइज इनको समय से पहले बंद नहीं किया जाएगा।
किसान विकास पत्र की बात करें 2 साल 6 महीने के बाद इनको समय से पहले बंद किया जा सकता है। आगे चलते हैं। चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस आर गिवन बिलो। एटीएम के, पोस्ट ऑफिस के या डाक विभाग के जो एटीएम कार्ड होते हैं उनके बारे में। डेली एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट। पोस्ट ऑफिस का अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, एक दिन में आप उस एटीएम कार्ड का यूज़ करके कितने पैसे विड्रॉल कर सकते हैं? 25,000 रुपये कैश विड्रॉल लिमिट पर ट्रांजैक्शन। और एक ट्रांजैक्शन में आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। एक दिन में 25,000 रुपये और पर ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपये। यानी कि अगर आपको 25,000 रुपये निकालने हैं तो एक ट्रांजैक्शन 10,000 की, दूसरी 10,000 की और तीसरी आप 5,000 की कर सकते हैं। चार्जेस फॉर ट्रांजैक्शंस डन एट डीओपी एटीएम। अगर आप डाक विभाग के एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। फ्री ट्रांजैक्शंस एट अदर बैंक एटीएम्स। अगर आप किसी अन्य बैंक के एटीएम पर जाकर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल करते हैं चाहे नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या हो जाएगी? जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है। नॉन फाइनेंशियल क्या हो जाएगी? जैसे आप बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं या कुछ और करते हैं तो नॉन फाइनेंशियल हो जाएगी। तो फ्री ट्रांजैक्शन आपको अन्य बैंकों के एटीएम में दी जाती हैं। अगर मेट्रो सिटी में है तो 3 फ्री ट्रांजैक्शन दी जाएंगी, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे वो नॉन फाइनेंशियल है। दोनों मिला के 3 फ्री ट्रांजैक्शन आपके पास एक महीने में रहेंगी। नॉन मेट्रो सिटीज़ के मामले में 5 फ्री ट्रांजैक्शंस आपको दी जाती हैं, वो चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो। चार्जेस आफ्टर फ्री ट्रांजैक्शन एट अदर बैंक एटीएम। अब आपने क्या किया, 3 अपनी या 5 जो फ्री ट्रांजैक्शन मिली वो कर ली, उसके बाद कितने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे? INR 20 प्लस GST पर ट्रांजैक्शन। पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से 20 रुपये प्लस GST, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है चाहे वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ये अच्छे से आपने याद कर लेना है। डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस की बात करें 300 रुपीज़ प्लस GST है। डुप्लीकेट पिन या रीजनरेशन करते हैं पिन की ब्रांच के माध्यम से 50 रुपये प्लस GST लगते हैं। फिर उसके बाद आप पैसे निकालने गए, क्या आपने पैसे निकालने लगे, मेरी तरह से आपके अकाउंट में भी बैलेंस नहीं है, लैक ऑफ बैलेंस इन अकाउंट, तो ये क्या हो गया? टेक्निकल डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि पैसे तो निकलेंगे नहीं क्योंकि खाते में है नहीं, तो उसके भी चार्जेस करते हैं 20 रुपये प्लस GST। कहते आपने अच्छे से कर लेना है। चार्जेस फॉर विड्रॉल एट एटीएम। एटीएम में जब आप पैसे निकालते हैं तो कितने चार्जेस लगते हैं? जैसे हमने अभी ऊपर कर लिया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एट अदर एटीएम। अगर आप डाक विभाग के एटीएम के अलावा किसी अन्य बैंक के एटीएम से कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऊपर हमने कर लिया कि कितनी फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगी, तो अगर आप क्या कर रहे हैं, मेट्रो सिटी में ये काम कर रहे हैं, मेट्रो सिटी में पोस्ट ऑफिस के एटीएम कार्ड का यूज़ आप कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, 3 ट्रांजैक्शंस आपको फ्री दी जाएंगी। वो 3 ट्रांजैक्शन चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, हमने अभी ऊपर कर लिया, 3 ट्रांजैक्शंस आपको फ्री दी जाएंगी। और अगर हम बात करें नॉन मेट्रो सिटीज़ की तो 5 फ्री ट्रांजैक्शन दी जाएंगी। उसके बाद आपसे पर ट्रांजैक्शन के 20 रुपये प्लस GST लिए जाएंगे। लेकिन कौन सी ट्रांजैक्शन के? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के चार्जेस अलग होते हैं। तो मेट्रो सिटीज़ में अगर आप DOP ATM का यूज़ करते हैं तो इसमें आपको 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में यूज़ कर रहे हैं तो 5 फ्री ट्रांजैक्शंस आपको मिलेंगी। कौन सी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसके बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन के 20 रुपये प्लस GST आपसे लिए जाएंगे। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस के खुद के एटीएम में आप यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप कहाँ पे कर रहे हैं? डाक विभाग के एटीएम से कर रहे हैं। 5 ट्रांजैक्शंस आपको फ्री मिलेंगी, चाहे वो कहीं भी आप कर रहे हैं, मेट्रो में या नॉन मेट्रो में। उसके अलावा जब भी आप आगे की ट्रांजैक्शन करेंगे 10 रुपये प्लस GST लगेगी। अन्य बैंक के एटीएम से करेंगे 20 रुपये प्लस GST लगेगी। फिर आगे बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, जिसमें पैसे का लेन देन आप नहीं कर रहे हैं, अदर कोई चीज़ करते हैं, जैसे बैलेंस इंक्वायरी है या अदर कोई चीज़ आप करते हैं, तो उसमें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करें, अगर डाक विभाग के अलावा किसी अन्य बैंक के एटीएम से ऐसा काम आप करते हैं, 3 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलेंगी मेट्रो सिटी में, 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी आपको नॉन मेट्रो सिटी में।
क्या फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मेट्रो सिटी में 3 फ्री, नॉन मेट्रो सिटी में 5 फ्री। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 8 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस लिए जाएंगे। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको डीओपी के एटीएम में 5 फ्री मिलेंगे, उसके बाद 5 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। एटीएम और डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें 125 रुपये प्लस जीएसटी। एसएमएस अलर्ट चार्जेस की बात करें 1 वर्ष के आपसे 12 रुपये लिए जाते हैं, इंक्लूडिंग ये जीएसटी है। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच सेविंग्स अकाउंट एटीएम्स कार्ड एंड नेट बैंकिंग कैन नॉट बी इशूड। कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं जिनमें आपको एटीएम कार्ड फैसिलिटी या नेट बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिलती है। माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अकाउंट, नाबालिग या विक्षिप्त व्यक्ति खाता, और ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है। एक आपके पास ऑप्शन होती है ज्वाइंट अकाउंट में ज्वाइंट ए, और दूसरी होती है ज्वाइंट बी। अगर आप ज्वाइंट ए अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसके लिए सभी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स के सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। अगर पैसे निकालने हैं तो सभी के क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, जितने भी उस अकाउंट में ज्वाइंट होल्डर रहेंगे। तो इस तरह के अकाउंट के संबंध में एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग जारी नहीं की जाती है। उसके बाद अगर कोई माइनर अकाउंट है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अकाउंट है, उसके लिए भी नेट बैंकिंग या एटीएम कार्ड फैसिलिटी नहीं होती है। Whether नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, क्या डाकघर बचत खातों में नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं हैं? बिल्कुल हैं। इंटरऑपरेबल नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज इज अवेलेबल फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स कस्टमर ऑफ सीवीएस पोस्ट ऑफिस। सीवीएस पोस्ट ऑफिस के जो कस्टमर होते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के, उनके लिए इंटरऑपरेबल नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी उपलब्ध है। दिस विल वर्क विद इन पीओएसबी, इनके डीओपी नेटवर्क के साथ ही काम करता है। हाउ कैन आई एक्टिवेट इंट्राऑपरेबल नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग? मैं अपनी इंट्राऑपरेबल नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग कैसे सक्रिय कर सकता हूँ? पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कस्टमर टू सबमिट, इसके लिए जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ग्राहक है उसे क्या करना होगा, ड्यूली फिल्ड रिक्वेस्ट फॉर्म इन रिस्पेक्टिव पोस्ट ऑफिस, संबंधित डाकघर में अपना अनुरोध प्रपत्र विधिवत तरीके से भर के सबमिट करना होगा। आफ्टर एनेबलिंग डिजायर्ड सर्विस इन कस्टमर्स सेविंग अकाउंट बाय पोस्ट ऑफिस, उसके बाद डाकघर के द्वारा कस्टमर की इच्छा के अनुसार जो सेवा लेना चाहता है उसको एक्टिवेट किया जाएगा। कस्टमर विल गेट एक्टिवेशन कोड, फिर उसके बाद कस्टमर को एक एक्टिवेशन कोड मिलेगा उसके मोबाइल के ऊपर, ये सारा प्रोसीजर होने के 48 घंटों के भीतर। नेक्स्ट आते हैं, बट फैसिलिटीज अवेलेबल इन इंट्राऑपरेबल नेट बैंकिंग। इंट्राऑपरेबल नेट बैंकिंग में क्या क्या सुविधाएं हैं? व्यू ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल लिंक्ड अकाउंट, जितने भी खाते इसके साथ जुड़े होंगे उन सभी का लेन देन देख सकते हैं, उनको प्रिंट कर सकते हैं या देख सकते हैं। फंड ट्रांसफर बिटवीन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, डाकघर बचत खातों के बीच फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। डिपॉजिट इन लिंक्ड आरडी अकाउंट, संबंधित या जुड़े हुए आरडी खातों में जमा किया जा सकता है। डिपॉजिट इन लिंक्ड एसएसए अकाउंट्स, जुड़े हुए एसएसए अकाउंट्स में जमा किया जा सकता है। डिपॉजिट इन लिंक्ड पीपीएफ अकाउंट, जुड़े हुए पीपीएफ खातों में जमा किया जा सकता है। टीडी या आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इंट्राऑपरेबल नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खत्म हो जाती हैं। अब एक टॉपिक बचता है लेकिन हम वो बाद में करेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि अब डाक विभाग मोस्टली इस डाक विभाग में ये काम बहुत अच्छे से किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्या होता है, आईपीपीबी में डेली कुछ ना कुछ चेंज होती है, नए चार्जेस आते हैं, तो इससे बेहतर यही है कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हम इसको कवर करेंगे। बाकी ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। इंटरेस्ट रेट हमने नहीं किए, उसके बाद हमने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में बोनस रेट नहीं किया, कुछ और चीज़ों को छोड़ा गया है। वो इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि अपडेट होती रहती हैं बार बार, और अगर आप अब करोगे बाद में चेंज हो जाती हैं, फिर वो करोगे, फिर एग्ज़ाम में बैठोगे तो कन्फ्यूज़न होगा। इससे बेहतर
बेहतर है हम अभी उनको स्किप करते हैं, जो चीज़ें बच गई हैं उनको एग्ज़ाम से पहले हम कवर कर लेंगे या उसके उस समय जो भी फाइनल होगा वो हम कर लेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। धन्यवाद।